Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये टॉपिक तो ऐसा है कि जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पे ध्येय सिर्फ इतना है कि उस चीज़ को हम आर में कैसे टैकल करते हैं, आर में कैसे हैंडल करते हैं, मुझे सिर्फ आपको उतना बताना है। अब आपसे मैं एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि आपकी हाइट कितनी है। आप बता दोगे 5 फीट है, 5.5 फीट है, 170 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है एंड सो ऑन। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है, आप ये भी मुझे बता दोगे 50 किलो है, 60 किलो है एंड सो ऑन। और अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास दो लोग हैं, एक का वेट है 50 किलो, एक का वेट है 60 किलो, तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हो? आप क्या उनको कंपेयर कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ, जिस इंसान का वेट 60 किलो है वो 50 किलो वाले इंसान के वेट से ज़्यादा है, अर्थात दूसरा इंसान पहले इंसान से ज़्यादा भारी है। ओके, अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आते हैं, आप बोलोगे 75%, 80%, 90%, जो भी कुछ है। और उसका मुझको एक मतलब समझ में आ रहा है कि इसका क्या अर्थ है। लेकिन मैं आपसे अगर मैं पूछूं, आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, या आपको चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, या कोई कोल्ड ड्रिंक पसंद है, तो आप क्या कहोगे? आप कुछ ना कुछ मुझे नाम बताओगे, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक में से कोई एक। अब मेरा सवाल है, मैं आपसे नाम नहीं जानना चाहता हूं, मैं उसको क्वांटिफाई करना चाहता हूं। क्वांटिफाई का मतलब, जिस तरीके से जब मैंने आपसे हाइट, वेट, एज, मार्क्स इत्यादि पूछे, तो आपने मुझे उनका कुछ मान बताया, और वह मान ऐसा था जो हमारे मैथमेटिक्स के जो हमारे नियम होते हैं, हम उसके ऊपर उनको एक्सपोज कर सकते हैं। कि अगर हम आपसे पूछें कि आपके दो साथी हैं, एक की हाइट है 150 सेंटीमीटर, एक की हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो दोनों की हाइट का योग कितना होगा? आप क्या करोगे? 150 प्लस 160 इक्वल टू 310। मैं अगर ये पूछूं आपसे कि आपके एक साथी का वेट है 60 किलो और एक साथी का वेट है 50 किलो, तो दोनों के वेट में कितना अंतर है? आप 60 में से 50 घटा दोगे और बता दोगे 10 किलो का अंतर है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आपको चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, और आपको चाय कॉफ़ी से कितना पसंद है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? अभी तो आपने मुझे जवाब दिया कि अगर आपके एक साथी का वेट 60 किलो है और एक का वेट 50 किलो है, तो दो मतलब कि दोनों के बीच का अंतर 10 किलो है। अब मुझे जरा आप चाय और कॉफ़ी जो आपको अच्छी लगती है, उसके हिसाब से दोनों में क्या अंतर होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। ये कहना बहुत कठिन काम है। ठीक है, हम ये बात मान सकते हैं कि चाय हमको कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छी लगती है, या कोल्ड ड्रिंक मुझको चाय से ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बात समझ में तो आ रही है, लेकिन इसको हम मैथमेटिक्स के तौर पर, गणित के तौर पर कैसे लिखें, ये मेरा सवाल है। और जब तक कि हम इसको, अपने इस उत्तर को, चाय, कॉफ़ी इत्यादि को, मैं किसी एक नंबर के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, मैं इसके ऊपर कोई भी अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम अगर अपनी डे टू डे की लाइफ में देखेंगे
तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, और इस तरह के जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। और जो पहले वाले आपको मैंने वेरिएबल बताए जिनके ऊपर आप एक मैथमेटिकल वैल्यू को देख सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने मैथमेटिक्स के जो नियम है आप उनको लगा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एक सिंपल भाषा में, आसान सी भाषा में, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पर तो आप कोई भी मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के आप अगर नियम लगाओगे उसको करना बहुत आसान काम है। लेकिन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम जब हैंडल करते हैं तो हमारे पास इनके नियम अलग होते हैं, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हैंडल करने के और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हैंडल करने के हमारे सांख्यिकी में भी नियम अलग अलग होते हैं। तो आज हम यहां पर क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात करने जा रहे हैं। और क्वालिटेटिव वेरिएबल में एक हम आपको बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं कि आपके क्लास में सपोज मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, और सपोज 50 स्टूडेंट आपके क्लास में हैं। आपने उनका एक वेरिएबल लिया जेंडर, और जेंडर पे आपने उनकी ऑब्जर्वेशन ले लिए मेल फीमेल एंड सो ऑन। लेकिन हम इस डेटा को क्या करेंगे? अगर हम आपसे कहें कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, आप उनकी हाइट निकालिए और मुझे उन हाइट का एवरेज हाइट निकाल दीजिए, आप उसको मुझे निकाल दोगे, सारी हाइट को ऐड करोगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दोगे। लेकिन अगर हम बोलें कि आपके क्लास में जो स्टूडेंट है उनका जो जेंडर है, जेंडर की मुझे अरिथमेटिक मीन निकालिए, वो आप कैसे निकालोगे? राइट। और उसी तरीके से अगर मैंने आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स को कहा कि आप चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करिए और मुझे उसका स्वाद बताइए, आपको स्वाद कैसा लगा, आप उसको कैसे क्वांटिफाई करोगे? और मेरा क्या सवाल अगर है कि जो कोल्ड ड्रिंक का स्वाद है आप उसका मुझे अरिथमेटिक मीन निकालिए, आप उसको निकाल सकते हैं? ऐसे निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि आपका जो डेटा है पूरा क्वालिटेटिव है। आपने उसको गुड, बेटर, बेस्ट, लो, मीडियम, हाई, यस, नो इत्यादि के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। और ख़ास तौर पे जब हम इन वेरिएबल्स को एक किसी कैटेगरी में बांट देते हैं, जैसा मैंने आपके क्लास के स्टूडेंट को दो कैटेगरी में बांट दिया, मेल और फीमेल। ऐसी अगर हम कोई एक चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक के अगर हम स्वाद की बात करते हैं तो उसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग। मतलब पीने में हम आराम से पी सकते हैं, उसका स्वाद ठीक है, हल्का स्वाद है। और यह हम कहें कि उसका स्वाद मॉडरेट है, मतलब कि इतना भी नहीं है कि बहुत हल्का है और ना ही बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम कहें कि नहीं, इसका स्वाद बहुत स्ट्रॉन्ग है। या अगर हम इससे भी अच्छा एक उदाहरण लें, आप चाय या कॉफ़ी अगर पीते होंगे तो आप अगर एक कप चाय में आपकी चाय की पत्ती कितनी पड़ी है या कॉफ़ी की क्वांटिटी कितनी पड़ी है, इससे आपके चाय कॉफ़ी की जो स्ट्रेंथ है वो पता चलती है। ज़्यादा कॉफ़ी है या ज़्यादा पत्ती है तो आपकी चाय का टेस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। और अगर पत्ती कम पड़ी होती है तो हम कहते हैं चाय बहुत हल्की है या कॉफ़ी बहुत हल्की बनी है। और अगर 20 की क्वांटिटी होती तो हम कहते हैं उसको कि चाय कॉफ़ी का स्वाद मॉडरेट है। ये आपने समझ तो लिया, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई और मुझे भी आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं आई। ये हमारी रोज़मर्रा की भाषा है जिसमें हम इस तरह के वेरिएबल्स को क्लासिफाई करके हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेरिएबल ऐसे हैं जिनको मुझको समझ में तो आ रहे हैं बहुत अच्छे से क्या चीज़ है, लेकिन हम उस पर कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं, और कैलकुलेशन करने के लिए हमको उनको पहले क्वांटिफाई करना पड़ेगा, उसको कैसे करें। तो ये जो हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, और ख़ास तौर पे वो वाले क्वालिटेटिव वेरिएबल जिनको हम भिन्न भिन्न कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं कैटेगरिकल वेरिएबल। तो आज हम इस लेक्चर में अपने इस तरीके के
कैटेगराइकल वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करें उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम आर सॉफ्टवेयर में ये टॉपिक होता है फैक्टर्स, हम फैक्टर्स की बात करेंगे। तो चलिए हम अपने आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस कोर्स के ये जो लेक्चर फाइल्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं या जो हमारी स्लाइड्स हैं, इसको आप कैसे डाउनलोड करोगे। इनको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे होम पेज पर चले जाइए और हमारे होम पेज का क्या एड्रेस है, home.iitk.ac.in/SHALAB और /SP। SP का मतलब है स्वयं प्रभा। और अगर आपको इस एड्रेस में जाने में दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को भी अपने फ़ोन में अवेलेबल कोई भी फ्री के ऐप से स्कैन कर सकते हैं। और आपको जो ये QR कोड इसी एड्रेस पर ले आएगा। और अगर आपको यहाँ भी दिक्कत आ रही है तो आप इंटरनेट के कोई भी सर्च इंजन पे चले जाइए, वहाँ पर आप जा कर के आप हमारा नाम टाइप करिए और हमारा संस्थान टाइप करिए, आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा। आप जब हमारे होम पेज में जाएंगे तो आपको वहाँ पे स्वयं प्रभा का एक लिंक मिलेगा और उस लिंक में जा कर के आप जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस कोर्स की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होते हैं, हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि मैंने लिया ना हाइट को आप नाप सकते हो, जैसे कि 1.65 मीटर, 1.76 मीटर, और इनका कुछ मतलब होता है। आई कैन ऑलवेज से कि 1.76 इज ग्रेटर देन 1.65, अर्थात जिस इंसान की हाइट 1.76 सेंटीमीटर है वो 1.65 मीटर वाले इंसान की हाइट से ज़्यादा है या वो ज़्यादा लंबा है, जो हम आम भाषा में कहते हैं। और उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे बहुत से वेरिएबल होते हैं। और इन क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर खास बात क्या होती है कि हम इनके ऊपर अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सीधे कर सकते हैं। सीधे मतलब डायरेक्टली, अर्थात कि अगर हमारे पास, अगर हमको ये हाइट दी हुई है 1.65 सेंटीमीटर और 1.76 सेंटीमीटर, अगर मुझे इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम दोनों को जोड़ देंगे और इसको हम 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसका कुछ अर्थ होगा, ये अर्थहीन वैल्यू नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, हम आपको क्वालिटेटिव वेरिएबल लेते हैं और उसके ऊपर समझा करके आपको हम बताएंगे ये अर्थ और अर्थहीन होने का क्या मतलब है। अब हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल भी हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे टेस्ट हो गया। टेस्ट को हम कह सकते हैं माइल्ड टेस्ट है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, और ऐसे ही हम किसी चीज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो हमारी गुड है, बेटर है, बेस्ट है, एंड सो ऑन, राइट। अब इन्हीं क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर हम इन ऑब्जर्वेशन को हम कुछ कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें टेस्ट, तो टेस्ट को हम 3 कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग। ऐसी जो मैंने गुड, बेटर, बेस्ट लिया, इसकी भी हमारी 3 कैटेगरी हो गई, गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही हमारे पास है जेंडर को मैंने मेल और फीमेल में कर दिया। ऐसे ही हमारे पास कुछ कोई भी कंपटीशन में या किसी आर्ट कंपटीशन में, म्यूज़िक कंपटीशन में जिस तरह से लोगों ने आर्ट परफॉर्म करी है, गाना गाया है, डांस किया है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी हम एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, बैड, एटसेट्रा कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसा मैंने यहाँ पे लिया कि मैंने 2 लोगों की हाइट नापी और वो 1.65 मीटर और 1.76 मीटर आई, दोनों का मैंने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। उसी तरीके से मैंने एक क्लास में से 2 स्टूडेंट्स को लिया और मैंने ये पाया कि इन स्टूडेंट्स का जो जेंडर है, एक का है मेल और एक का है फीमेल। अब मेरा सवाल ये है कि आप मुझको इन ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकालिए।
अर्थात मेल प्लस फीमेल डिवाइडेड बाई 2। क्या ये इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम आपको मेल और फीमेल को मल्टीप्लाई करने को भी कहें तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ऐसे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटेगराइकल वेरिएबल। और ये नाम कहाँ से आता है? ये नाम आता है कैटेगरी से, अर्थात कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनको मैंने भिन्न भिन्न कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि हमारा वेरिएबल था जेंडर। जेंडर के ऊपर अगर कहें हमारे पास 1000 स्टूडेंट हमारे कॉलेज में हैं, हमने सभी का जेंडर पता किया, जो हमारा मेल हुआ या फीमेल हुआ, और इसको मैंने 2 कैटेगरीज में बांट दिया। कैटेगरी 1 में हमारे कौन से आ गए? मेल, और कैटेगरी 2 में क्या आ गए? फीमेल। अब समस्या ये आती है कि जब तक हम इस क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम एक संख्या नहीं देंगे तब तक हम इसके ऊपर कोई अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, और इससे हम कोई मीनिंगफुल इन्फरेंस भी नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि समहाउ कोई भी तरीके को अपनाते हुए मुझे इन वेरिएबल के साथ में कोई एक संख्या को अटैच करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि जो भी हमारे वेरिएबल की कैटेगरीज हैं, हम हर एक कैटेगरी से एक किसी वेरिएबल को अटैच कर सकते हैं और उसके साथ हम एक उसका नंबर अटैच कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा वेरिएबल था जेंडर। इसकी हमारी 2 कैटेगरीज थी, मेल और फीमेल। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक इस जेंडर वेरिएबल के साथ में एक वेरिएबल अटैच कर सकते हैं एक्स, और जो एक्स वेरिएबल है हम ये उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि एक्स वेरिएबल अगर हमारा 0 है तो हमारा इसका मतलब है कि पर्सन इज मेल, और अगर एक्स वेरिएबल हमारा वैल्यू लेता है 1 तो इसका अर्थ है कि पर्सन इज फीमेल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई कॉलेज में जाकर के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ओके, मैंने चूज़ किया पहला स्टूडेंट वो था मेल, और फिर मैंने देखा दूसरा स्टूडेंट वो था फीमेल, फिर से मैंने अगला स्टूडेंट को मैंने कॉल किया, उसका मैंने डेटा कलेक्ट किया, वो था हमारा मेल। इसी तरह से अगला भी था मेल, उसके बाद था फीमेल, फीमेल एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे? हम ये एम और एफ की जगह जो मैंने मेल और फीमेल को इंडिकेट करने के लिए लिखा हुआ है, हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एक्स इक्वल टू 0 अर्थात मेल और x इक्वल टू 1 अर्थात फीमेल। अगर हम इस नियम को फॉलो करेंगे तो ये जो हमारा डेटा एम एफ एफ आया है, इसमें हमारा m की जगह आ जाएगा 0 और f की जगह आ जाएगा 1, और ये हमारा डेटा 0 1 0 0 1 1 के फॉर्म का बन जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि कोई अगर मुझे बताएगा कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए x की वैल्यू है 1, तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो हमारा पर्सन है ये फीमेल है, राइट। तो आप देखेंगे कि एक जो क्वालिटेटिव वेरिएबल के साथ में मैंने एक क्वांटिटेटिव वैल्यू अटैच कर दी, और जो मुझको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करने की कोशिश कर रही है। ओके, और ये जो हमारे होते हैं ना मेल फीमेल, ये क्या है? इनको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये हमारे डिफरेंट लेबल हैं, LABEL। लेबल आपको पता है ना क्या चीज़ होती है? जैसे कि आपको याद होगा, आप अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में अपनी कॉपी और बुक के ऊपर लेबल लगाते थे। वो लेबल आप क्यों लगाते थे? आप उस लेबल में अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट इत्यादि सब कुछ लिखते थे। तो उस लेबल को लगाने से आपको कभी फ़ायदा क्या हुआ? अब आप अगर सोचेंगे, आपके सामने अगर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और हर एक बुक के ऊपर एक आपने ब्राउन पेपर का कवर
कहा दिया है, जो हम लोग बचपन में करते थे, शायद आज भी बहुत लोग करते हैं। अब आपको सारी बुक्स ब्राउन दिखाई पड़ रही हैं, सभी के ऊपर एक साथ ब्राउन पेपर लगा हुआ है, लेकिन जो उस बुक के ऊपर लेबल लिखा हुआ है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर उस लेबल पर लिखा हुआ है फिजिक्स तो वो फिजिक्स की किताब होगी, और अगर उस बुक पर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स तो ये मैथमेटिक्स की किताब होगी। हाँ, मैं इस तरह की बातों को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि आपने फिजिक्स की बुक पर आपने गणित का सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है, मैं उसकी बातों को नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। मैं ये ज़ूम कर रहा हूँ कि आपने जब बुक खरीदी होगी उसके बाद जब आपने लेबल चिपकाए होंगे तो आपने सही तरीके से लगाए होंगे। ओके, उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि आपके क्लास में आते हैं एंड सपोज़ कि आपकी फिजिक्स की कॉपी सारी स्टूडेंट्स ने एक साथ अपने टीचर को सबमिट की है और सभी की एक ही बुक है, एक सी कॉपी है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? हमने उसको एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? हमने उस बुक की लेबलिंग कर दी थी, हमने उस अपनी कॉपी की नोटबुक की लेबलिंग कर दी थी, अर्थात मैंने उस बुक के बाहर मैंने एक कागज़ चिपकाया था जिसके ऊपर मैंने अपना नाम लिख दिया था। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अगर हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट ने एक ही कॉपी या एक सी ही कॉपी किताब को टीचर को सबमिट किया है, लेकिन मैं अपने उस किताब को या कॉपी को उस लेबल पे जो नाम लिखा हुआ है उसके थ्रू हम उसको पहचान सकते हैं, राइट? उसी तरीके का काम हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल में होता है। और अब अगर आप ध्यान दीजिए तो आपने जो यहाँ पे मेल और फीमेल का जो कैटेगराइजेशन किया है, ये क्या है? ये लेबल ही तो है। लेबल तो आपका नाम होता था ना, नाम होता था या रोल नंबर होता था या आपके घर का पता होता था, तो आपने क्या किया? यहाँ पे लेबल कर दिया है। और उसी तरीके से जो आपका वेरिएबल था, आपका वेरिएबल यहाँ पे क्या था? x, और x को आपने दो तरीके से मेज़र किया है। x को आपने दो वैल्यू दे दी हैं, 1 या 0। इन 1 या 0 को हम कहते हैं लेबल। ओके, तो x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल, जो हमारे उस कैटेगरिकल वेरिएबल की जो कैटेगरीज हैं उनको एक संख्या से इंडिकेट कर रहा है, और ये जो संख्याएं होती हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल का लेबल। और x के करस्पॉन्डिंग जो हमारी कैटेगरीज थी, जो एक नाम होती हैं, जो एक आपकी आर की भाषा में स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं लेबल, राइट? आपको हमारी आवाज़ पे ध्यान देना है, लेवल या लेबल। ओके, तो जब हम कहेंगे लेवल अर्थात LEVEL, और जब हम कहेंगे लेबल देन इसका मतलब है LABEL। ओके, आपके पास एक था वेरिएबल, उस वेरिएबल के दो हिस्से थे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल। और क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर भी था आपके पास कैटेगराइकल वेरिएबल, और कैटेगरिकल वेरिएबल के साथ में आपने एक वेरिएबल एसोसिएट कर दिया जो एक संख्या को कंसीडर करता है, और ये जो संख्या होती है जो उस वेरिएबल की कैटेगरीज हैं उनके साथ में अटैच हो जाती हैं, जैसे मेल के साथ में 0, फीमेल के साथ में 1। तो जो हमारा कैटेगरी होती है उसके जो नाम होते हैं उनको हम बोलते हैं लेबल, और जो कैटेगरीज के साथ में हम वैल्यूज असाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं लेवल। ओके, अब हम एक छोटा सा और उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी, अगर जैसे मैंने बताया कि कोई आपकी आर्ट की परफॉर्मेंस है, डांस की परफॉर्मेंस है, गाना गाने की कोई कंपटीशन है, तो वहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपना जो भी प्रदर्शन किया है, आप ये मान सकते हैं कि उनके प्रदर्शन को हम 0, 1, 2, 3, 4 तरह के नंबर तो नहीं दे सकते हैं, ओके, लेकिन हम उनको कैटेगरी में बांट सकते हैं। और हमने उनके लिए 4 कैटेगरीज बना दी, एक्सेलेंट, एवरेज, गुड, बैड।
और इसके करस्पॉन्डिंग आपका वेरिएबल क्या था? वेरिएबल का नाम था परफॉर्मेंस। तो अर्थात परफॉर्मेंस नाम के वेरिएबल की 4 कैटेगरीज हैं, एक्सेलेंट, एवरेज, गुड, बैड, जिनको हम कहते हैं लेबल्स, राइट? लेबल। अब हमने क्या किया कि इसी कैटेगरिकल वेरिएबल को मैंने एक और वेरिएबल से इंडिकेट कर दिया x, और जो हमारी एक्सेलेंट की कैटेगरी थी उसको मैंने दिखा दिया 1 से, जो एवरेज की कैटेगरी थी उसको दिखा दिया 2 से, थर्ड कैटेगरी थी गुड उसको दिखा दिया 3 से, चौथी कैटेगरी थी बैड उसको दिखा दिया 4 से। अब ये 1 2 3 4 क्या है? ये हमारे x के न्यूमेरिकल कोड्स हैं, राइट? और जिनको हम कहेंगे बाद में लेवल। अब लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है, यहाँ पर मैंने एवरेज के लिए इस्तेमाल किया है एक कैटेगरी जिसको मैंने वैल्यू दी है 2, और जो मैंने लिखा है बैड इसको मैंने दिखाया है 4 से। इन 2 और 4 को देख करके क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो बैड कैटेगरी है वह एवरेज कैटेगरी की ट्वाइस है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 ये खाली इंडिकेटर हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनका कुछ मतलब नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कहते हैं कि एक इंसान के पास 2 रुपये हैं और अगले इंसान के पास 4 रुपये हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरे इंसान के पास पहले इंसान के 2 गुने पैसे हैं, राइट? लेकिन जब हम कैटेगरिकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह के उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, रादर वो हमको खाली कोई क्वालिटी की एब्सेंस और प्रेजेंस के बारे में बता रहे हैं बस। जब हम कैटेगरी कहते हैं एवरेज, इसका मतलब ये है कि उस जो भी हमारी म्यूज़िक का डांस के में उस आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस थी वो एवरेज थी, इसका मतलब वो एक्सेलेंट नहीं थी और वो गुड और बैड भी नहीं थी। ओके, अब ये जो हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं इनको हम आर में फैक्टर से इंडिकेट करते हैं, और अगर हम आपसे एक बहुत ही आसान भाषा में कहें तो जो आपका कैटेगरिकल वेरिएबल होता है वही आर में फैक्टर कहलाता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक कैटेगरिकल वेरिएबल की जो हमारी कैटेगरीज होती हैं उनको हमें ग्रुप इंडिकेटर से दिखाते हैं। जैसा मैंने भी आपको दिखाया कि कोई वेरिएबल अगर हमारा है जेंडर, इसकी हमारी 2 कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल, तो अगर हमने मेल को दिखा दिया 1 तो फीमेल को दिखा दिया से 0। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे, ये 1 और 0 ही खाली हमारी कैटेगरी के लिए नहीं होता है, हम यहाँ पे कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम जब बाद में आपको कुछ सांख्यिकी के बारे में दिखाएंगे देन वहाँ पर आप ये देखोगे कि जब अगर हम 0 और 1 को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बहुत से रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशन आसान हो जाते हैं, हमारा रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन निकल आता है। इसलिए हम यूजुअली 0 और 1 की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी वेरिएबल की कैटेगरी को हम खाली 0 और 1 से ही दिखा सकते हैं। हमारे पास 0 1 2 3 4 आप कोई भी नंबर कहना चाहें, कोई भी, अगर आप 1.1 और 1.2 भी लेना चाहें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम यहाँ पे लिख दें मेल को दिखाएंगे हम 2.5 से और फीमेल को दिखाएंगे 2.7 से, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा अपने जो भी आपके रिज़ल्ट आएंगे उनका इंटरप्रिटेशन करने के लिए। चलिए अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मैंने 3 तरह की बॉल्स ली हैं, एक रेड, ब्लू और ग्रीन। अब इसका जो रंग है लाल, नीला या हरा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको हम कैसे क्वांटिफाई करें? तो हमने कर दिया कि रेड बॉल के लिए मैंने एक इंडिकेटर यूज़ कर लिया 1, ब्लू के लिए 2 और ग्रीन के लिए 3, और यही चीज़ देखिए मैंने यहाँ पर लिख दी है कि हम यूज़ करेंगे रेड के लिए 1, ब्लू के लिए 2 और ग्रीन के लिए 3। अब हम मानिए कि आपने कोई 5 बॉल बाहर निकाली और जिनके आपके कलर्स आ गए रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, रेड, राइट। अब अगर हमको इस आउटकम को अगर मुझको अपने इस 1 2 3 के कोड से अगर इंडिकेट करना है तो हम क्या लिख देंगे? रेड के नीचे लिख देंगे 1,
ग्रीन के नीचे लिख देंगे 3 और ब्लू के नीचे लिख देंगे 2 और रेड के नीचे लिख देंगे 1। तो अब अगर हमारे पास अगर 1 3 3 2 1 भी अगर लिख करके आता है तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी बॉल्स हैं, किस किस रंग की बॉल है। राइट, इसका मतलब क्या है, आप अगर यहाँ पे देखिए आपने हर एक रंग के साथ में एक एक नंबर को अटैच कर दिया है, या आपने हर एक कैटेगरी के साथ में एक किसी नंबर को मैप कर दिया है, और वो नंबर क्या है, वो उसका कोड है। कोड का मतलब आप समझते हैं कि कोड का मतलब खाली कोड होता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू का मतलब नहीं होता है। ओके, तो जो हमारे फैक्टर्स होते हैं ये हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके साथ में हम जो ग्रुपिंग इंडिकेटर्स को लगाते हैं, और जो हमारे ग्रुपिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो उसकी कैटेगरी को इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारी कैटेगरीज़ हैं ये हम इंटरनली हम एक न्यूमेरिक कोड की सहायता से हम इनको स्टोर करते हैं। हम कभी अपने डेटा में रेड ब्लू ग्रीन बॉल की बात नहीं करते हैं, हम रादर बॉल 1 2 3 की बात करते हैं। ये मेरा मतलब है जो मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिक कोड। और उसके साथ में हम एक उनका लेबल भी लगाते हैं, और जब हम लेबल लगा देते हैं तो हमको उनका एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन मिल जाता है। जिस तरीके से आपने, अगर आपके क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट ने अपनी अपनी बुक्स पर कवर चढ़ा दिया और सभी के कवर एक से हैं, तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर लेबल लगा दिया है तो आप उसमें से पहचान पाएंगे कि किस स्टूडेंट की क्या कौन सी किताब है। और ये काम तो आप अपने इम्तहान में भी करते हैं ना। आप अपने इम्तहान के सबसे पहले कवर पेज पर अपना नाम, रोल नंबर इत्यादि लिखते हैं, जिससे आपकी कॉपी इम्तहान के बाद में पहचानी जा सके, और जो आपने किया है उसके आपके नंबर आपके नाम के आगे एंट्री करे जा सकें। अब इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और आती है, ये जो हमारे लेबल होते हैं इनके कभी कभी हमारे ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि हमने किन ऑर्डर्स में मैंने ये एंट्री दी है। जैसे कि अगर हम अपने बॉल की बात करते हैं तो मैंने अभी रेड ब्लू और ग्रीन बॉल ली है, तो उसमें से मैंने जो पहली बॉल थी रेड उसको मैंने 1 कोड से इंडिकेट किया है, जो ब्लू है उसको मैंने 2 कोड से इंडिकेट किया है, और जो 3 है इसको मैंने ग्रीन बॉल को इंडिकेट किया है। तो आप देखोगे कि इस बॉल का रंग और जो इसका हमारा एक नंबर है इसके बीच में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गई है और एक मैपिंग हो गई है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास अगर 3 से ज़्यादा कलर की बॉल होती तो हम क्या करते हैं, हम उसको 1 2 3 4 आगे भी ले जा सकते हैं। तो अब हम ये मानना शुरू कर देंगे कि जो भी हमारे इन कोड्स की वैल्यू है वो हमारी 1 2 3 के ही नहीं बल्कि 1 2 3 4 अप टू के, कोई भी हमारा के हमारा एक कोई वैलिड नंबर है, वो है हमारी के कैटेगरीज हो सकती हैं, और हम इन कोड्स को 1 2 3 अप टू के तक के नंबरों से दिखा सकते हैं। अर्थात अगर हम के की कोई वैल्यू लेते हैं तो के की वह वैल्यू हमारी उस पर्टिकुलर कैटेगरी को इंडिकेट करेगी। कि अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि यहाँ पे के इक्वल टू 2, तो 2 का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास नीली बॉल आई है। या मैं आप ऐसे सोचिए कि अगर हम किसी को फ़ोन से बता रहे हैं और उसको अगर हम कोडेड लैंग्वेज में बताना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कलर की बॉल आई हैं, तो मैंने उसके साथ में पहले कोडिंग कर ली है। हम लोगों ने पहले से बात कर ली है कि अगर हम कहेंगे 1 तो इसका मतलब है लाल बॉल, अगर हम कहेंगे 2 तो इसका मतलब है नीली बॉल, और अगर हम कहेंगे 3 तो इसका मतलब है हरी बॉल। तो अगर उसको मैंने फ़ोन करके ये बताया कि हमारा जो बॉल आई है उसका कोड है 3312, तो उसको ये देख करके समझ में आ जाएगा कि हमारे पास 2 ग्रीन बॉल है, 1 लाल बॉल है और उसके बाद 1 नीली बॉल है। राइट, इसका मतलब होता है 1 to 1 मैपिंग, जो मैंने लिखा है ना, सेकेंड लेवल इज मैप टू कोड 2 एंड सो ऑन, इसका यही मतलब है। ओके, अब आपका फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जो हमारा होता है एक कैरेक्टरिस्टिक या इंटीजर का एक वेक्टर होता है, और आर में ही जैसा मैंने बताया कि जो हमारा सांख्यिकी में या जो बाकी सब्जेक्ट्स में हम कैटेगरिकल वेरिएबल की बात करते हैं उसी को हम आर में कहते हैं फैक्टर। राइट, और जो भी हमारी कैटेगरिकल वेरिएबल की जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं
उनको हम कहते हैं लेवल। इसके बारे में मैंने शुरू में आपको उदाहरण के थ्रू बताने की कोशिश करी है। और इन्हीं जो लेवल्स का हमारा जो वेक्टर होगा उसी को हम कहते हैं फैक्टर। ओके, इसलिए अगर हमारा कोई भी, अगर हमारे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो उसको कैरेक्टराइज करने के लिए हमको उसकी जो भी फैक्टर के लेवल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ही आवश्यक है। और जो हमारे फैक्टर लेवल होंगे वही हमारे इस कैटेगोरिकल वेरिएबल को कैरेक्टराइज करेंगे। और यूजुअली हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ लेवल्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। ये सब समझने के बाद में हमारे सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अगर मुझको आर में किसी फैक्टर को डिफाइन करना है तो हम उसका आरंभ कैसे करें और कौन कौन से स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। ओके, सो कोई भी फैक्टर को डिफाइन करने के लिए हमको सबसे पहले एक वेक्टर ऑफ वैल्यूज चाहिए होगा और उसके साथ में मुझको दो वेक्टर और चाहिए होंगे। जो दूसरा वेक्टर होगा वो हमको उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का कलेक्शन होगा और जो तीसरा वेक्टर होगा वो उन पॉसिबल वैल्यूज से रिलेटेड जो हमारे लेबल्स होंगे वो होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो कोई भी फैक्टर को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हमको उसका वेरिएबल, उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ और उसकी जो उसके लेवल्स हैं वो मुझे पता करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मेरा कोई वेरिएबल है x, ये हमारा है जेंडर, तो इसकी हमारी दो कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल, और उसके साथ में हमने वैल्यूज़ अटैच करी हैं, सपोज 1 और 2। तो एक ये वेरिएबल, इनकी दो कैटेगरीज और उनके दो लेवल्स, राइट। ये तीन चीज़ें मुझे मालूम होनी चाहिए, तभी हम किसी भी फैक्टर को ठीक से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम ज़रा सा अपने आर में देखते हैं कि आर में अगर मुझे फैक्टर को अगर मुझे इस्तेमाल करना है या अपने किसी डेटा को जो मेरा फैक्टर के फॉर्म में है उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है या उसको हैंडल करना है तो कैसे किया जाए। ओके, तो आर में हमारे पास एक फंक्शन होता है फैक्टर, FACTOR, और ये फैक्टर मेरे बहुत सारे काम करता है। अगर हम कोई भी अगर हम वैल्यू को अगर हम कलेक्ट करते हैं और उसको अगर हम फैक्टर को देते हैं तो ये फैक्टर उन वैल्यूज़ को इनकोड करके उसको एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ पकड़ा देगा, राइट। इसका मतलब क्या होता है ये अभी जब मैं आपको उदाहरण लूँगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपसे खाली एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको अभी सुनते जाइए, और जैसे ही मैं अपना पहला उदाहरण लूँगा आई प्रॉमिस यू आपको सब समझ में आ जाएगा ये। ओके, और ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का टॉपिक है इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा समय भी ज़्यादा दिया है। ओके, चलिए अब इसमें से क्या है कि अगर हमारा वेक्टर ऐसा अगर है कि जो सारी वैल्यूज़ को कंटेन नहीं करता है लेकिन कुछ ही वैल्यूज़ को कंटेन करता है तो उस केस में मेरे को अपने फैक्टर को डिफाइन करने के लिए एक x वैल्यू और उसके साथ में एक और वेक्टर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं लेवल्स, राइट। ये जो लेवल्स है ये भी इसका हमारा आर्गुमेंट है, और इसके अलावा इसमें हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें कि अगर हम फैक्टर हमारा तो कमांड हो गया, उसके अंदर जो भी हमारा x है उसके अंदर हमको अपने कैरेक्टर्स देने हैं, उसके बाद में हमको उसका लेवल्स देने हैं, उसके बाद में हमको उसके लेबल्स देने हैं, और कभी कभी ये हमारे लेबल और लेवल्स बराबर भी हो सकते हैं, और उसके बाद में हमको एक्सक्लूड इक्वल टू हमारा NA है कि नहीं है। तो ये हमको क्या चीज़ दे रहे हैं, ये जो हमारा जैसे लेवल है ये हमारा जो कैटेगरिकल वेरिएबल की भिन्न भिन्न कैटेगरीज हैं उसके बारे में बताएगा। और अगर हम इसको या अगर हम अपने फैक्टर कमांड के साथ में नहीं लिखेंगे तो इसमें जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमारी जो भी x की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, जो नॉन रिपीटेटिव वैल्यूज़ हैं, उसकी मुझे सॉर्टेड लिस्ट पकड़ा देगा। अर्थात जो भी मैंने यहाँ पर x में अपना एंट्री करी हुई है उसमें से जो भी हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं जो कि नॉन रिपीटेटिव हैं, जो कहीं से रिपीट नहीं हुई हैं, उन यूनिक वैल्यूज़ को बाहर कर लेगा और उनको बढ़ते हुए क्रम में सॉर्ट कर देगा। और उसी तरीके से जो हमारा अगला
वह ऑप्शन है, पैरामीटर है लेबल्स। ये भी हमारा एक ऑप्शनल वेक्टर होता है और ये जो हमारा वेक्टर होता है ये हमारा लेबल्स ऑफ द कैटेगरीज को वो दिखाने की कोशिश करता है। उसी तरह से हमारे पास एक और पैरामीटर होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या डिफाइन करता है, अगर हमारे डेटा में अगर कोई मिसिंग वैल्यू NA अगर है अगर, तो ये बताता है कि कौन से लेबल को हम NA की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन अभी हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फैक्टर, लेबल और लेवल्स का इस्तेमाल करके आपको पहले ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें से कर क्या रहे हैं, राइट। और उसी तरह से अगर आपको फैक्टर के ऊपर अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशन आपको लेना भी चाहिए, तो उसके लिए आप हेल्प में चले जाइए और आप वहाँ पे जा कर के हेल्प और पैरेंथेसिस में फैक्टर टाइप कर दीजिए डबल कोट्स में, तो आपको ये वाली जो R की साइट है यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। और इसमें से आप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। इसमें से आप देखेंगे, इसमें से ऑर्डर के बारे में भी है, NMAX के बारे में भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, साथ में इसमें उदाहरण भी दिए होते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको आगे बढ़ने के पहले एक बार हेल्प खोल करके पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ओके, अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के थ्रू हम आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे आप इस पिक्चर को तो पहचानते ही होंगे, ये क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा या और हिंदी में बोलते हैं डाइस, राइट। तो हमने एक अपने पासे को 7 बार फेंका है और पासे में क्या होता है, पासे में उसके 6 साइड्स होती हैं इस तरीके की, और हर एक साइड पर इस तरह के बिंदु बने होते हैं। तो एक साइड पर एक बिंदु होता है, एक साइड पे 2 बिंदु होते हैं, एक साइड पे 3 बिंदु होते हैं, जैसे देखिए आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। उसी तरह से 4, 5 और 6 बिंदु होते हैं। तो हम इस पासे को रोल करते हैं, मतलब इसको अपने हाथ में या किसी भी डिब्बे में डाल करके हिलाते हैं और उसको हम फेंकते हैं। और जो भी हमारा अपर फेस में, अपर फेस मतलब ये वाला जो भी हमारा ऊपर वाला फेस आता है, उसमें जो भी नंबर आता है उसको हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से पॉसिबल वैल्यू हमारी क्या क्या होंगी, अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, राइट। तो हमने किसी पासे को फेंका है और 7 बार फेंकने पर जो पासे के अपर फेस में जो नंबर आया है वो हमारे कुछ इस तरीके से आए हैं और इनको मैंने एक Y वेक्टर में स्टोर कर लिया है। और ये जो हमारे नंबर आए हैं वो हैं 1, 4, 3, 5, 4, 2, 4। ओके, अब हम इसके साथ में जो भी हमारे इसकी पॉसिबल हमारी वैल्यूज आ सकती हैं कि अगर हम किसी पासे को रोल करेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को छोड़ करके कोई और नंबर नहीं आएगा, राइट, क्योंकि इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये हमारी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं इनको मैंने एक डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया। और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इस डेटा वेक्टर का नाम रख लिया पॉसिबल डाई फेस। ओके, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस उदाहरण के थ्रू मैं आपको फैक्टर के हमने जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं मैं उनको आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए हम एक एक करके हम अपने डेटा को डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करते जा रहे हैं और धीमे धीमे हम उसको करके फैक्टर के साथ में अटैच करते जाएंगे। अब हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा पता है क्या है, हमारी इच्छा ये है कि जैसे आपने यहाँ पे ये जो नंबर ऑब्टेन किए ना 1, 4, 3, 5, 4, 2, 4, अब हम जैसे कोई नंबर बोलते हैं 5 तो इसके 2 ऑप्शन थे, या तो उसको हम ऐसे लिख लें या इसको हम ऐसे शब्दों में लिख लें। ऐसे अगर हम कोई नंबर बोलते हैं 3 तो इसको हम ऐसी संख्या में लिख लें 3, या उसको हम शब्दों में ऐसे लिख लें 3, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारे आउटकम्स आए हैं ये हमारे ऑटोमेटिकली शब्दों में लिख जाए। ओके, अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। इसके लिए मुझको सबसे पहले तो जो हमारे पॉसिबल नंबर्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे देखिए संख्या में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इनको मुझे कन्वर्ट करना होगा
सो दैट कि ये जो हमारा है 1, इसको मैं लिख सकूं 1, 2 को लिख सकूं 2, 3 को लिख सकूं 3, 4 को लिख सकूं 4, 5 को लिख सकूं 5 और 6 को लिख सकूं 6। इसको कैसे किया जाए? तो सबसे पहला हमारा काम है कि जो भी हमने अपने ये पॉसिबल ये जो नंबर होते हैं, जिसका मैंने नाम दिया है पॉसिबल डाइफेस, इसको मैं लेबल देने की कोशिश करूं। अब देखिए लेबल का क्या मतलब हुआ, आपने ये जो हमारा था एक नंबर की संख्या थी, इसको लेबल दे दिया 1, 2 नंबर की संख्या को लेबल दे दिया 2। मतलब कि अगर हम कहीं पे लिखा हुआ है 2 तो हम ये समझ जाएंगे कि उस पासे में अपर फेस पर, ऊपर के फेस पर 2 संख्या आई थी। ओके, तो हमने एक काम किया, मैंने एक अपना वेक्टर तैयार कर लिया। अब इस वेक्टर में खास बात क्या होगी कि ये मैंने जो हमारे पॉसिबल जो हमारे नंबर हैं इनको मैंने लेबल करके दिया है। तो हम इस वेक्टर का नाम दे देते हैं लेबल्स, जो उसका नाम है लेबल्स डॉट डाइफेस। ओके, और इसमें हमारे जो जो पॉसिबल नंबर हैं उनको मैंने शब्दों में लिख दिया। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया 1, डबल कोट्स में लिख दिया 2, डबल कोट्स में 3, डबल कोट्स में 4, डबल कोट्स में 5 और डबल कोट्स में 6। राइट, अब हम क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हम अपने इस वेरिएबल का फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं। हम एक फैक्टर वेरिएबल हम तैयार करना चाहते हैं जहां से हम ये जो हमारे नंबर हैं, इसको चलिए मैं नीले रंग में लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो हमारे नंबर हैं y के अंदर जो एक संख्या में लिखे हुए हैं, और ये संख्याएं हमारे पासे के जो भी अपर फेस पे नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 संख्या में, नंबर्स में, और जिनके साथ मैंने 1 2 3 4 5 6 की लेबलिंग करी हुई है, इंटरकनेक्ट कर दें। और जहाँ जहाँ पे मैंने लिखा है 1 वहाँ पे कर दें 1, जहाँ लिखा है 2 वहाँ पे कर दें TWO2, जहाँ पे लिखा है 3 वहाँ पे कर दें THREE एंड सो ऑन। तो देखिए हम अपने कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। हमने इसका जो भी आउटकम है इसको मैंने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फैक्ट y। और ये देखिए क्या है, मैंने कर दिया फैक्टर, और जो आपका डेटा था, जो आपका आउटकम था y, और इसमें से मैंने देख दिया कि इसमें हमारे लेबल्स और लेबल्स क्या क्या होंगे। मैंने लेबल्स दे दिया जो भी पॉसिबल डाइफेस हैं, कौन कौन से हैं, देखिए ये वाला, राइट। और जो इसके थे लेबल्स, लेबल्स मैंने कौन से दे दिए, ये वाले लेबल्स डॉट डाइफेस, अर्थात ONE1 TWO2 THREE3 वाला वेक्टर। अब देखते हैं इसका हमारा एग्जीक्यूट करने पे आउटकम क्या आता है। देखिए ये हमारा आउटकम ऐसा आ गया, राइट। आपको देखिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पर नीचे देखिए अपना जो y वेक्टर था ना, आपको मैं फिर से दिखा दूँ यहाँ पे। ये देखिए y वेक्टर, ये यहाँ पर मैं गोला गोला कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है सो दैट कि आप उसको कंपेयर कर सकें आप उसको। अब देखिए ये आपका आउटकम आया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 4 3 5 4 2 4। और ज़रा सा आप अगर कंपेयर करने की कोशिश करिए तो ये क्या लिखा हुआ है, जो आपकी y की वैल्यू थी 1, यही तो यहाँ पे लिखी हुई है 1 ONE, जो आपको लिखा था नंबर लिखा था 4, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है FOUR, जो आपका नंबर लिखा हुआ था 3, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है THREE, और यही तो जो नंबर आपने लिखा था 5, ये आपका लिखा हुआ है FIVE। और उसी तरीके से जो आपने नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था 4, वो आपने लिख दिया है FOUR। 2 आपने नंबर लिखा था नंबर 2, ये आपने लिख दिया TWO, और जो आपका आउटकम आया था 4, ये आपने लिख दिया FOUR। और साथ में ही इसके देखिए इन्होंने आपको लेवल्स भी दे दिए हैं। इसके लेवल्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो देखिए आप जो अपने इस आउटकम को, y के आउटकम को आप शब्दों में लिखना चाहते थे, या जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी आपकी आवश्यकता थी,
जो आपने अभी आवश्यकता दी है कि हमको उनको शब्दों में लिखना था, ये आपने यहाँ पे देखिए लिख दिया, राइट। अब हम ज़रा सा इस कमांड को पहले हम अपने आर कंसोल में कर लें और फिर हम आपको उसको हम आगे देखते हैं हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हम अपने वाई वेक्टर को यहाँ पे ले आते हैं अपने आर कंसोल में। उसी तरीके से हम जो पॉसिबल डाइफेस के लिए मैंने लेबल्स और लेबल्स तैयार किए हैं उनको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इससे आपका टाइम बच जाएगा और टाइपिंग करने की जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी आपकी बच जाएंगी। और अगर मैं आपके सामने टाइप करने लगूंगा तो आप भी इसको देखते देखते बोर हो जाओगे। और देखिए ये मैंने इसका जो भी आउटकम था इसको मैंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। देखिए अब तो ये देखिए क्या आ गया। अब फैक्ट वाई को जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यही चीज़ तो आ गई। और इसी के नीचे आप अगर वाई को लिखने की कोशिश करिए तो यही तो बात देखिए आ रही है, राइट। जो आपका ये सीक्वेंस था 1 4 3 5 4 2 4, यही तो ऊपर लिखा हुआ है 1 4 3 5 4 2 4, राइट। तो देखिए आपने क्या किया, आपके पास कुछ एक ये वेरिएबल थे, ऑब्जर्वेशंस थे जो आप पासे के ऊपर देखते हैं, उनके नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6, राइट। और ये आपके कैटेगरिकल वेरिएबल है। कैटेगरिकल वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 1 ये आपको दिखा रहा है कि उसके पासे के ऊपर वाले फेस पर आया है 1, फिर आया है 4, फिर आया है 3, राइट। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो हमारा 3 है ये हमारा 1 का 3 गुना है, ठीक है। ये उसको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स को खाली बस ये। तो इसको मैंने एक एक लेबल दिया और लेबल लेने के लिए पहले मैंने सबसे पहले जो उसके पॉसिबल आउटकम्स थे 1 2 3 4 5 6 इनको मैंने नंबर में लिखा। और नंबर में लिखने के बाद आपको थोड़ा सा आसान उदाहरण बनाने के लिए मैंने उसी नंबर को शब्दों में लिख दिया। और मैंने क्या किया कि इस 1 को मैंने इस ONE से अटैच कर दिया, 2 को मैंने TWO से अटैच कर दिया, 3 को मैंने THREE से अटैच कर दिया एंड सो ऑन। और अटैच करने के बाद मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। जहाँ पे लिखा था 1 इस वाई वेक्टर में, वहाँ पे मैंने लिख दिया ONE। जहाँ पे लिखा था 4 वहाँ पे मैंने लिख दिया FOUR। जहाँ पे लिखा था 3 वहाँ पे मैंने कर दिया THREE। जहाँ लिखा था 5 वहाँ पे कर दिया FIVE एंड सो ऑन। और उसके साथ में जो भी हमारा नया आउटकम आया था वो आपको देखिए यहाँ पर मिल गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस फैक्टर कमांड ने एक जैसे मेरा ट्रांसलेटर होता है उस तरीके का काम किया? और जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आपको याद होगा जब मैंने मोड्स की बात करी थी तो मैंने फैक्टर की बात भी करी थी। और अगर मुझको ये चेक करना है कि ये जो हमारा आउटकम आया है फैक्ट वाई, क्या ये फैक्टर है, तो हम देखिए इसने आपको बता दिया ट्रू, अर्थात कि आपका जो फैक्ट वाई आपका फैक्टर के फॉर्म का है। अगर ये नहीं है, मान लीजिए जैसे हम ले लें वाई, क्या देखिए वाई फैक्टर के फॉर्म का है, नहीं, राइट। तो इस तरह का जो भी हमारा आउटकम होता है इसको हम बोलते हैं फैक्टर। ओके, तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकते हैं। अभी हमको इसके आगे और भी कुछ करना है और हम इसके आगे के जो कुछ और एग्जाम्पल्स और इनके डिफरेंट तरीके के ऑपरेशंस हैं हम इनको लेकर के अगले लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और जो मैंने छोटे छोटे से उदाहरण दिए हैं आप उनको अपने आसपास के जो आपके उदाहरण हैं, आप जिस एरिया में काम करते हो, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, उस सब्जेक्ट में इस तरह की सिचुएशंस कहाँ कहाँ होती हैं और क्या आप उस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, और अगर हैंडल करना चाहते हो तो क्या चाहते हो, उसका आउटकम कैसा चाहते हो, आप इसके बारे में सोचिए, प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर में मिलने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।